हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से आवर्त सारणी का विकास हुआ है, यानी आवर्त सारणी किस प्रकार से बनी है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी का विकास जो हुआ उसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डोबेराइनर का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब डोबेराइनर का जो नियम है उसमें ये त्रिक शब्द क्या है, इसको हम बड़े ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नई चीज़ है, त्रिक क्या होता है। फिर देखिए, जैसे ही डोबेराइनर का नियम फेल हुआ, एक नए वैज्ञानिक आए, वो थे न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया। न्यूलैंड ने अपना क्या दिया बच्चों, अष्टक का नियम दिया। ओके, अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। न्यूलैंड फेल हो गए तो मेंडलीव भाई साहब आए। कौन से भाई साहब आए, मेंडलीव भाई साहब आए और उन्होंने अपना नियम दिया और अपने अकॉर्डिंग आवर्त सारणी को दे दिया। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आई, जो आप आज की आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो बड़ी सारी सारणी जिसमें 18 वर्ग वगैरह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवर्त सारणी का विकास, और विकास में कौन कौन से वैज्ञानिक आए, इन चारों को याद करना है। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो भी जितने भी अदर है लेवोसियर वगैरह, उनका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बस ये 4 से ही क्वेश्चन आता है। तो हम बेफालतू क्यों पढ़े, जितना आता है उतना ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डोबेराइनर का त्रिक। तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। डोबेराइनर का त्रिक देखिए बच्चों, डोबेराइनर ने क्या करा था, तो कुछ तत्व लिए और उन तत्वों को व्यवस्थित करा उनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या देख रहे थे कि उनके पास एक लिथियम था, एक सोडियम था और एक पोटेशियम था। उनके पास ये 3 क्या थे, तत्व थे। उन्होंने देखा कि जो लिथियम का परमाणु भार होता है और जो पोटेशियम का भार होता है, यानी इनके जो एटॉमिक मास होते हैं, अगर उनका हम औसत ले लें तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास पता लग जाएगा। इसका मतलब डोबेराइनर क्या बोलता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लेंगे, इसका हमें पता है, इसका मास हमें पता है, लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो इसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मास हम ऐसे निकालेंगे कि इसके मास को और इसके मास को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। इसे क्या बोलते हैं, औसत। और ये 3 के जोड़े इस क्रम में आसानी से सेट हो गए, इसलिए इन 3 के जोड़ों को हम लोगों ने क्या बोला है, त्रिक बोला है। बच्चों क्या बोला है, त्रिक बोला है। अब देखिए कैसे कैसे इसका परमाणु भार है जो इनके औसत के बराबर होगा। तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है, इस सोडियम का परमाणु भार निकालना है। तो हमने क्या करा, ये सोडियम बीच में है, इसके इधर वाले के मास को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। ठीक है, लिथियम का मास कितना होता है, लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। 3 का डबल करो, वही आपका क्या है, मास है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। फिर पोटेशियम की हम बात करते हैं तो पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, और 19 दूनी 38 होता है, लेकिन एक्चुअल इसका मास जो होता है वो 39 होता है। और उसके बाद में हम 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम लोगों ने 2 का भाग दिया तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया। देखिए बच्चों, 6 और 39 कितने होंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा बच्चों, 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22 पॉइंट कुछ भी। तो आप लोग जानते हैं कि, बताइए, बोलिए, आप लोग जानते हैं क्या कि सोडियम का मास यही होता है 22 पॉइंट कुछ। यस, हम जानते हैं। सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 के समथिंग। और आपका आंसर भी क्या आया है, 22 के समथिंग। इसका मतलब डोबेराइनर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सही था, और उन्होंने बताया कि जो बीच वाले का परमाणु भार है, इन दोनों के भार के औसत के बराबर आ जाएगा। तो बस ये इतना सा था, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, बस एक आइडिया ध्यान रखना,
एग्जाम्पल ध्यान रखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो डोबेराइनर के ट्रिक है। डोबेराइनर के ट्रिक, तो पहला ट्रिक यही है ली ना के, ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है पास सब। तीसरा ट्रिक है कार स्कूटर बाइक। बस ये ध्यान रखना है, ये पहला ट्रिक हो गया, ये दूसरा ट्रिक हो गया और ये तीसरा ट्रिक। और ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी, लीना के, पास सब और कार स्कूटर बाइक। बस इन तीनों को ही ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डोबेराइनर के ट्रिकों के उदाहरण दीजिए। क्या पूछ लिया जाता है? डोबेराइनर के ट्रिकों के उदाहरण दीजिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? लास्ट वाला देख लीजिए, ये इस प्रकार से लीना के, पास सब, कार स्कूटर बाइक। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं न्यूलैंड के अष्टक की तरफ। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कौन सा डोबेराइनर का ट्रिक है, ये कोई नहीं पूछता, ये गणित आप लोगों को नहीं लगानी है। चलिए अब हम चलते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की तरफ। बच्चों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम होता है बहुत ही आसान सा है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो अष्टक शब्द है उससे आप लोगों को समझना है। अष्टक का मतलब हो गया 8, और 8 का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम संगीत में सा रे गा मा प ध नि सा सुनते हैं और उसमें पहला और 8वां जो स्वर है वो एकदम से क्या होते हैं? समान। उसी प्रकार से इन्होंने क्या बोला? तत्व भी होते हैं। कैसे? सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। संगीत के स्वर में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब आप लोग देखिए पहले नंबर पे क्या आया है? सा। आखिरी पे क्या आया है? सा। यानी बिल्कुल पहला और 8वां जो स्वर है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, यानी ये भी सा है, वो भी सा है। तो यही आइडिया न्यूलैंड ने तत्वों में लगाया और न्यूलैंड ने क्या बोला? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। और न्यूलैंड ने क्या बोला कि ये पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और न्यूलैंड ने इन तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है। फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है और आपने सोडियम क्यों लिखा? बच्चों ध्यान रखना, नियोन आप लोगों को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड जब आए थे लगभग 1800 आसपास थे, 1813 समथिंग, ठीक है। तो न्यूलैंड जब आए थे तब नियोन की खोज नहीं हुई थी। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक दिया तो न्यूलैंड के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो बच्चों जब खोज ही नहीं हुई तो हम काय को यहाँ पे लिखेंगे? जब उस टाइम खोज नहीं हुई थी तो हम क्यों लिखेंगे नियोन? नियोन तो आज हमें पता है कि फ्लोरीन के बाद नियोन होता है, लेकिन उस टाइम न्यूलैंड को नहीं पता था। तो न्यूलैंड ने तो अपने हिसाब से बोल दिया, इस वजह से नियोन नहीं आया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के गुण किसके समान होते हैं? तो आप लोग सिंपल लिखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को छोड़ना है और सोडियम लिख देना। लिख दिया, गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या बोलोगे? किसके समान है? सोडियम के समान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेरिलियम के गुण किसके समान है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? जिसका पूछा है, क्या पूछा है? बेरिलियम का पूछा है कि बेरिलियम के गुण किसके समान है। तो बेरिलियम को क्या देना? 1 नंबर देना। दे दिया बेरिलियम को। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम के आगे कौन आता है? मैग्नीशियम। तो 8 नंबर पे कौन आया है? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम 1 नंबर वाला, मैग्नीशियम 8 नंबर वाला। इसका मतलब बेरिलियम के गुण किसके समान है? मैग्नीशियम के समान। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि लिथियम के गुण सोडियम के समान है,
बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के समान हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा तो नहीं गया है आपके एग्ज़ाम में अभी तक तो, लेकिन क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। त्रिक नियम में सिर्फ 3 ही त्रिक याद करने थे, लीना के पास सब, कार, स्कूटर, बाइक। न्यूलैंड के अष्टक नियम में बस एक बात ध्यान रखनी थी कि अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम सीधा बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी लाइन्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और फिर सीधा हम कहाँ आएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये पूरी जो मेहनत है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो इस मेहनत की मुझे खुशी मिलती है, आप ये समझिए। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।